हाँ जी क्लास। तो फिर से एक बार सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हाल है? 3 दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे, उसके बाद शुरुआत किया जाए। टेस्ट में आप सभी का परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज रहा है। ठीक, मैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में रिव्यू दे दूं या सबके सामने एक बार सब लोग आ जाओ, उसके बाद मैं रिव्यू देता हूँ। फिलहाल टॉपिक जरा आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक डालिए जरा। इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, एट प्रीमियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोर देन फेस वैल्यू। ठीक, चलिए अंशिका, एक बार वॉइस क्लियर कर लीजिए कि वॉइस क्लियर है। ठीक है, तो अब जरा आते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम के बारे में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारा, और इस टॉपिक को अगर हम समझ लेते हैं तो होप शो के शेयर्स के बारे में और हम थोड़ा सा डेप्थ में चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की था कि सर शेयर जब भी मार्केट में कंपनियों को या ठीक है किसी भी कंपनी को फंड रेज करना होता है तो नॉर्मली वो शेयर्स का सहारा लेती है इनिशियल लेवल पे। ठीक, और शेयर्स के थ्रू कंपनियां क्या करती हैं, पैसा रेज करती है। शेयर बेसिकली एक तरीका होता है जहां पे कंपनी अपने टोटल वेल्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उसी छोटे पार्ट्स का ठीक है एक मिनिमम अमाउंट सेटअप कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम शेयर्स के नाम से जानते हैं, और वो अमाउंट उस शेयर्स के फेस वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप कंपनी में एक छोटा सा ओनरशिप, ठीक है, हिस्सा चाहते हो, ओनरशिप, ठीक है, कंट्रीब्यूशन चाहते हो, तो आपको मिनिमम शेयर का वो 10-20 या जो भी हमारा प्राइस होता है उसको पे करना होता है। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि शेयर जिस वैल्यू पे, ठीक है, शेयर्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक, और हम लोगों ने नॉर्मली कंडीशन क्या पढ़ा कि एक कंपनी अपने शेयर्स को, ठीक है, अलग अलग तरीके से डिमांड कर सकती है, स्मॉल अपने कंट्रीब्यूशन में डिमांड कर सकती है, जिसको हम लोगों ने अलग अलग नामों से समझा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के नाम से। ठीक, आज आ जाते हैं कि शेयर को जरा इशू किया जाए, और वो भी किस पे, प्रीमियम पे। ठीक है, मैंने प्रीमियम क्या यहाँ पे वैल्यू छोटा सा लिख रखा है, हिंट लिख रखा है कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मोर देन फेस वैल्यू। इसका मतलब हमारा जितना फेस का वैल्यू होने वाला है, हमारे शेयर्स का एक जो वैल्यू होने वाला है 10 रुपया, ठीक है, हम उससे उससे क्या करने वाले हैं, ज्यादा पैसा क्या करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं। ठीक, इसका मतलब जब हम लोगों ने शेयर डिसाइड किया था, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कंपनी ऑफर कर रही है, कंपनी ऑफर कर रही है, सपोज कर लो 30,000 शेयर्स, ठीक है, 30,000 शेयर्स ऑफर कर रही है एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, एट ₹13। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि कंपनी ऑफर कर रही है 30,000 शेयर, और हर शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। लेकिन कंपनी ऑफर कितने पे कर रही है, 10 रुपए के शेयर को ऑफर कितने में किया जा रहा है, 13 रुपए में ऑफर किया जा रहा है। यानी कंपनी हर एक शेयर के बदले, भले उसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, पर वो ले कितना रही है, 13 रुपया। ठीक है, इसी 10 रुपए को हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सर अगर ध्यान से देखो तो हम फेस वैल्यू से 3 रुपए ज्यादा लेने वाले हैं, यानी 10 रुपया प्लस 3 रुपया। सर इस 10 रुपए को अभी मैंने बताया किस नाम से जानते हैं, फेस वैल्यू, और इसी 3 रुपए को हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है प्रीमियम, और क्यों कंपनी चार्ज करती है प्रीमियम, ठीक है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। ठीक, तो हमने बात किया, देखो कंपनी क्या करती है, नॉर्मली सबसे पहले लोगों को बोलती है कि आप हमें ऑफर करो। ठीक है, और अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो कंपनी आपको उतने शेयर्स क्या कर देगी, अलॉट कर देगी, या आपके ऑफर को कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। और जैसे ही कंपनी आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, आपके और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और आप कंपनी के उतने रुपए के या उतने हिस्से के मालिक बन जाते हो।
ठीक है। और कंपनी ने बोल रखा है कि भैया अगर एक शेयर का मालिक बनना है तो कम से कम आपको कितना रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना पड़ेगा। याद रहे, ये शेयर का मिनिमम वैल्यू होता है जिस पर कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। ठीक। लेकिन याद रखना एक और बात, कभी भी कोई भी कंपनी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया कंडीशन ऐड करने वाला हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। कोई भी नई कंपनी या कोई भी कंपनी जब वो अपने फ्रेश शेयर्स को इशू कर रही है, पहली बार कोई शेयर इशू कर रही है, पहली बार का मतलब कोई भी फ्रेश शेयर, हम लोगों ने बात किया था सर कि सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन होता है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, उसके बाद कंपनी उसी में से थोड़े 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 शेयर्स को इशू करती है। तो याद रखना, कोई भी शेयर अगर वो फ्रेश है, पहली बार इशू किया जा रहा है, तो कंपनी उसको कम से कम 10 रुपए में ही ऑफर करेगी, उससे कम में ऑफर नहीं करेगी। यानी उसका जो फेस वैल्यू डिसाइड होता है, जो मिनिमम वैल्यू डिसाइड होता है, उसी वैल्यू पे वो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को ऑफर करेगी, उससे कम पे ऑफर नहीं हो सकता है। हाँ, भले कंपनी चाहे तो उससे ज्यादा वैल्यू चार्ज कर सकती है, पर मिनिमम किसी भी कंडीशंस में नहीं हो सकता है, बशर्ते वो शेयर्स हमारा क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। सर अगर यानी शेयर फ्रेश नहीं रहा तो क्या हम शेयर को उसके फेस वैल्यू से कम पे इशू कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग वो कंडीशंस भी देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इशॉप्स, और तब हमारे कुछ और भी शेयर्स आएंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे शेयर्स का जो फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी उससे भी कम करके, यानी कहा जाए डिस्काउंट प्राइस पे लोगों को ऑफर करती है या लोगों को शेयर्स सेल करती है। ठीक है। लेकिन वो हमारे नॉर्मल शेयर्स नहीं होते हैं, वो शेयर्स के एक्सेप्शन होते हैं। याद रखना, अगर फ्रेश शेयर्स की बात किया जाए और वो नॉर्मल पब्लिक को इशू किया जाए तो हमेशा कम से कम 10 रुपए पे मिनिमम वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, उससे कम पे नहीं। हाँ, उससे कंपनी चाहे ज्यादा चार्ज कर सकती है, और उसी, ठीक है, जितना वैल्यू वो एक्सेस चार्ज करती है उसी को कंपनी के नाम से ठीक है डिनोट करती है, प्रीमियम के नाम से। ठीक। सर अब ये प्रीमियम क्यों चार्ज होता है, और क्या कोई भी कंपनी अपने फेस वैल्यू से एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर सकती है? तो पहला जवाब है ना। जरा यहाँ पे ध्यान से समझना कि कंपनी कब, ठीक है, आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है। सपोज मैं कहूँ कि रिलायंस कंपनी है, ठीक, और रिलायंस कंपनी ने, ठीक है, ये कितने शेयर ऑफर किए, 30,000 शेयर ऑफर किए। ठीक। और बोला कि भैया देखो, हमारे शेयर्स के लिए कम से कम आपको मिनिमम कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा। ठीक। वो अभी बोला ही नहीं कि मैं 13 रुपए पे चार्ज करूंगा, उसने केवल बोला कि 30,000 शेयर हम बेचने वाले हैं 10 रुपए के हिसाब से, यानी कंपनी 3 लाख रुपए जनरेट करने जा रही है। अब आप सपोज करो कि आपके सामने अगर रिलायंस के शेयर्स हैं, तो सीधी सी बात है, रिलायंस एक रेप्यूटेड कंपनी है, जिसका मार्केट में आपको भी पता है कि आप भले उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आपको ये भी पता है कि हाँ, अगर रिलायंस के शेयर्स हमें मिल जाए तो हमारा बहुत सारा फायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, बेनिफिट हमें मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस एक ग्रोइंग कंपनी है। और अगर ग्रोइंग कंपनी के ओनरशिप आपको मिल जाता है तो कंपनी के ग्रोथ के साथ आपका भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। सीधी सी बात है, अगर बिजनेस का ग्रोथ तो मालिक का ग्रोथ। ठीक है। तो हर एक पर्सन चाहेगा कि मुझे रिलायंस के शेयर्स मिल जाए। अब शेयर तो हमने, ठीक है, ऑफर किया था कंपनी ने 30,000, और हो सके मैं कहूँ कि शेयर को खरीदने के लिए लोग आ जाए 50,000। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कंपनी पूरे सबको शेयर तो दे नहीं पाएगी, क्योंकि कंपनी के पास केवल मैक्सिमम शेयर कितना अवेलेबल है, 30,000, जबकि लेने वाले लोग कितने हैं, 50,000 आ चुके हैं। तो आपको भी पता है कि जब भी डिमांड एक्सीड कर जाता है सप्लाई से, तो वहां पे केवल एक ही चीज होता है, और वो है प्राइस का इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेट होता है। सर अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया। चलो बात करते हैं थोड़ा सा आपके लोकल एग्जाम्पल पे। शादियों का सीजन देखते हो, ठीक है, जैसे ही शादियों का सीजन आता है, आपके जितने भी इसेंशियल आइटम्स हैं, लाइक आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स हैं, ये अचानक से क्या हो जाती है, महंगा हो जाती है। महंगा क्यों? क्योंकि सर्दियों में इनकी डिमांड थोड़ा बढ़ जाती है, और सप्लाई को अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता। सप्लाई, ठीक है, सब्जियों का सप्लाई को बढ़ाने में, ठीक है, दूध के प्रोडक्शंस को बढ़ाने में कुछ हमें टाइम चाहिए। ठीक है, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने का समय चाहिए, तब तो जाके हम सब्जियों को ना, ठीक है, सब्जियों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हम अचानक से मार्केट की डिमांड के जैसा, ठीक है, सप्लाई बढ़ा दें, पॉसिबल है नहीं। तो जब भी डिमांड एक्सीड करता है तो लोग क्या करते हैं, महंगाई को झेलते हैं, यानी सामान कीमतें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। वैसे भी ना बात समझ में आए तो एक जेन्युइन सा छोटा सा एग्जांपल ले लो। सपोज करो कि आप सारे लोग एग्जाम सेंटर पे गए एग्जाम देने, ऑनलाइन एग्जाम था, आप सभी लोग एग्जाम देने गए, और पहले इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा था कि भैया कोई भी आइटम आप नहीं लेके आएंगे, इंक्लूडिंग पेन, यानी आपको पेन तक भी नहीं लेके जाना था।
ठीक। और आप सभी लोग केवल एडमिट कार्ड लेके खाली हाथ पहुंच गए पेपर देना है। सपोज करो कि आपका जो सेंटर था वो मार्केट से थोड़ी दूरी पे था, ठीक है, मार्केट और आपके सेंटर के बीच डिस्टेंस था। आप जैसे तैसे करे और उस सेंटर पर पहुंच गए। अचानक सेंटर पे अनाउंसमेंट होता है मात्र 5-10 मिनट पहले कि भैया देखो, आपको अपने साथ पेन लेके आना है। ठीक, मैंने क्या बोला, अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि आपको अपना पेन लेके खुद ही आना है। अंदर कोई भी आपको एग्जामिनर पेन देने वाला नहीं है। अब सीधी सी बात है कि बच्चों में क्या हो जाएगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। ठीक, मैं अभी उसके कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहा, क्या हो गया क्या नहीं। मैं एक कंडीशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सपोज करूँ कि आप ये सारी चीजें अगल बगल से, ठीक है, आपका घर बगल में ही था एग्जाम सेंटर के, आप ये चीजें आराम से सुन रहे थे, देख रहे थे। आपको एक मौका दिखा कि यार देखो ना, कोई भी बच्चा या ज्यादातर बच्चे यहाँ पे पेन लेके नहीं आए हैं, ठीक है, पर इनको पेन की रिक्वायरमेंट है और इनके पास थोड़ा समय बचा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। मैंने मौका देखा और मेरे घर में जितने भी, ठीक है, नए पेन पुराने पेन पड़े हुए थे, मैं सबको ले आया और एक स्टूल लगा के बैठ गया पेन बेचने के लिए। सपोज मेरे पास मात्र मेरे घर से टोटल निकले केवल 3 पेन। ये 3 पेन ही मेरे हाथ में लगे मेरे घर में, ठीक है। और जैसे ही लोगों ने देखा कि यहाँ पे पेन बिक रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और आपको लगता है कि क्या एक ही दो बच्चे होंगे? सर, वहां पे हो सकता है कि 100-200 बच्चों का भीड़ लग जाए। लेकिन आप ही बताओ ना, डिमांड है 100-200 पेन की, जबकि सप्लाई केवल कितना है, मात्र 3 पेन का है। अब सीधी सी बात है, मैं मान के चलता हूँ कि मैंने सोचा था कि ये देखो, मैंने मार्केट से लिया था 10 रुपए का। मैं अभी कोई भी, ठीक है, दाम नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसको 10 रुपए में ही सेल करना चाहता था। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं एमआरपी से दाम बढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई भी कस्टमर फोन लगा देगा कंज्यूमर में या मेरी वीडियो बना लेगा, मैं नप जाऊंगा। तो आपको भी पता है कि कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। तो मैंने देखा कि इस पेन पे एमआरपी लिखा हुआ था 10 रुपए, मैं भी 10 रुपए में सेल करने के लिए बैठ गया। ठीक है, मान के चलो मैं 10 रुपए में बेचने के लिए बैठ गया। लेकिन आप सोचो ना, क्या ये पेन केवल 10 रुपए में ही बिकेंगे? 3 पेन और खरीदने वाले 300 बच्चे, केवल 3 पेन और खरीदने वाले 300 बच्चे। आप खुद इमेजिनेशन कर सकते हो कि मैं, यानी दुकानदार यहाँ पे शांति से बैठा रहेगा, लोग ही प्राइस को क्या करना शुरू करेंगे, बढ़ाना शुरू कर देंगे, इंक्रीज करना शुरू कर देंगे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जिसके जेब में 15 रुपए होगा वो तुरंत ऑफर करेगा कि सर 15 रुपए ले लो, हमें पेन दे दो। क्योंकि सबको पता है कि सबको पेन नहीं मिल सकता है। बच्चे हैं 300 और पेन केवल है 3। किसी भी हालत में अगर आपको एग्जाम में अपीयर होना है, ठीक है, तो आपको ये पेन चाहिए ही चाहिए। अब आपके पास जितने कैपेबिलिटी है आप उतना खर्चा करने के लिए तैयार होते हो अगर एग्जाम में आपको बैठना है तो। जिसके पास जितना पैसा होगा वो खुद ऑफर करना शुरू कर देगा कि सर हमसे 20 ले लो, हमसे 50 ले लो, हमको एक पेन दे दो। देखो यहाँ पे शॉपकीपर ने कोई भी, ठीक है, रोल प्ले नहीं किया प्राइस को इन्फ्लेट करने का, सिवाय उसने एक सप्लाई को क्या रखा, लिमिटेड रखा। सप्लाई शायद अनलिमिटेड हो जाता तो प्राइस इन्फ्लेट नहीं होता। सप्लाई अगर वो 300 का 300 बढ़ा देता तो शायद ये 10 का 10 में ही बिकता। सप्लायर ने केवल सप्लाई को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, ठीक है, रोक दिया। और सप्लाई रुकने की वजह से आप देख रहे हो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है। चाहे आज आप गैस की कीमतें देखो, पेट्रोल प्राइसेस देखो, या और भी कमोडिटीज देख सकते हो। सप्लाई लिमिट हो गया है, सप्लाई, ठीक है, रुक गया है, दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये पेन जो 10 रुपए का था, जिसका एमआरपी या जिसका मिनिमम या जिसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए था, उस पेन को लाइन में लोग खड़े खड़े बोली लगाना शुरू करेंगे, प्राइस इंक्रीज करना शुरू करेंगे। और दुकानदार तब तक शांति से बैठा रहेगा कि देखो भैया, मुझे जितना मैक्सिमम प्राइस मिल सकता है मैं उसी प्राइस पे क्या करूंगा, पेन बेचूंगा। यहाँ पे याद रखना, शॉपकीपर प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है एमआरपी से। और इसकी एमआरपी है 10 रुपया, इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो वो 10 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करने वाला है। बात क्लियर है? यहाँ पे दुकानदार शांति से बैठा है, ग्राहक उसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे दाम बढ़ता जाएगा ग्राहकों की भीड़ खत्म होती जाएगी। सोचो ना, उसी भीड़ में किसी ने बोल दिया 200 रुपए और किसी बच्चे के जेब में केवल है 100 रुपया, क्या वो अब लाइन में रहेगा या उसकी उम्मीद खत्म? उसको भी पता है कि अब 200 वाले को पेन मिलेगा, मेरे जेब में 100 रुपए है, मुझे तो पेन मिलने से रहा, वो लाइन से हटता जाएगा। अब जिसके जेब में 200 रुपए था, उससे भी ऊपर किसी ने बोल दिया, किसी ने बोला सर हमको 500 रुपए ले लो, हमको एक पेन दे दो। तो अब क्या 200 वाला लाइन में खड़ा रहेगा? नहीं, उसको भी पता है कि अब उसे पेन मिलने वाला नहीं है, वो लाइन से हट जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, जिसके जेब में कैपेबिलिटी नहीं है वो धीरे धीरे लाइन से क्या होता जाएगा, हटता जाएगा।
और मैं लास्ट में ढूंढूंगा वो मात्र 3 बच्चे जो लास्ट में मुझे सबसे हाईएस्ट ऑफर प्राइस क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि 3 पेन के लिए हर एक बच्चे ने आखिरी में 1000 रुपए मुझे ऑफर दिया कि सर 1000 रुपए ले लो, हमें पेन दे दो, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम काफी मायने रखता है और हमारे जेब में कैपेबिलिटी भी है। तो मैंने ध्यान रखना, मैं उन्हें साफ साफ बोलूंगा, मैं उन्हें साफ साफ बोलूंगा कि देखो मैं आपको पेन 1000 में देने जा रहा हूँ और ये 1000 रुपया आपने मुझे खुद ऑफर किया है, मैंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। यानी यहाँ पे सेलर शॉपकीपर साफ साफ ठीक है समझा देना चाह रहा है, रिकॉर्ड करा देना चाह रहा है, बता देना चाह रहा है, ताकि फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं दुकानदार, मैंने ग्राहक से बोल दिया कि देख भाई, ये पेन मैं बेचना कितने में चाह रहा था, 10 रुपए में, लेकिन इसी 10 रुपए के पेन के लिए तुम कितना मुझे दे रहे हो, 1000 रुपए, 990 रुपए मुझे तुम ज्यादा पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, यही वैल्यू जब हम ठीक है अपने फेस वैल्यू से ज्यादा चार्ज करते हैं, तो हम चाहे जितना भी चार्ज कर ले, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, हर वो वैल्यू जो हम फेस वैल्यू से ज्यादा चार्ज करने वाले हैं, ठीक है, शेयर्स के ऊपर, उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। और याद रखना है, दुकानदार ने यानी मैंने साफ साफ ग्राहक से बोला कि देखो ये पेन मैं अभी तुमको 1000 में बेच रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे 1000 रुपया ऑफर कर रहे हो, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं पेन को 10 रुपए में बेच रहा था, लेकिन इस पेन के लिए तुम ऑफर कितना दे रहे हो, 1000 रुपये, मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फायदा दिख रहा है, मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। ठीक, लेकिन याद रखना, अगर इस पेन को तुम रिटर्न करने भी आए आए या कोर्ट ने पूछा, तो यार ना, मैं बताऊंगा कि मैं इसको कितने में ऑफर किया था, 1000 में या 10 रुपए में। तो याद रहे, मेरा जवाब हमेशा क्या होगा, 10 रुपए, क्योंकि मैं इसको अभी भी बोल रहा हूँ कि ऑफर कितने में कर रहा हूँ, 10 रुपए। तुम्हें जरूरत है कि ये मुझे मिले, इसलिए तुम मुझे ज्यादा प्राइस ऑफर करे हो, ताकि मैं किसी और को ना पन दूं, क्योंकि 10 रुपए में मैं किसी को बेच सकता हूँ, लेकिन आप मुझे फायदा दे रहे हो। ठीक है, आप खुद देने के लिए तैयार हो, मैंने प्राइस बढ़ाया नहीं, तो मुझे फायदा लेने में क्या ही दिक्कत है। तो याद रखना, इस प्राइस को, इस पेन को मैं भले ही आपको 1000 में दूं, क्योंकि आप मुझे 1000 दे रहे हो, 10 के बदले 1000 दे रहे हो, 990 ज्यादा दे रहे हो, तो मैं आपको ये पेन ठीक है 1000 में बेचूंगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये पेन वापस रिटर्न होता है इन फ्यूचर में, तो याद रखना, मैं आपको केवल और केवल इसका कीमत दूंगा, जो कि 10 रुपए है, न कि 1000 रुपए। बात क्लियर रहेगा? तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है, जो वैल्यू कंपनी ने 990 रुपया ज्यादा लिया, वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम। और याद रखना, एक बार कंपनी प्रीमियम चार्ज कर लेती है, कस्टमर से पैसा ले लेती है, तो वो रिटर्नेबल नहीं होता है, कंपनी उसे वापस नहीं करती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो ऑनलाइन एक बार जरा एनडी लिख दे, नो डाउट। एक बार ऑनलाइन में कल्पना, अंशिका, अमृता और जूही, कोई डाउट इतनी बात में ना हो तो एक बार एनडी टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात की कि चलो सर, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, शेयर्स को उसके फेस वैल्यू से ज्यादा ऑफर करने वाली है। ठीक है, याद रखना, ये एक हमारा तरीका होता है, कैसे ये 13 रुपए फिक्स किया जाता है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, हम अभी उस प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम केवल और केवल आपको प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, कि प्रीमियम का मतलब वो वैल्यू जो कंपनी अपने फेस वैल्यू से एक्सेस चार्ज करने वाली है, और कंपनी यहाँ पे पैसा ले तो लेगी एक्सेस, पर रिटर्न नहीं करेगी। इसका मतलब ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये नॉर्मल नेचर का प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि कैजुअल नेचर का होता है, एक्सेप्शनल होता है, और इसीलिए इसको नॉर्मल रिजर्व में ना डाल के इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, इसको स्पेशल नाम से। ठीक, अब इसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा हम उसको बाद में भी समझेंगे, फिलहाल इतनी बात क्लियर है। आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं कि सर इसको कैसे किया जाएगा। चलिए, इसे 13 रुपए को कंपनी ने डिमांड किया है, सपोज कर लो कितना कितना कर दिया जाए। ठीक है कर लिया जाए 3 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, और यहाँ पे 4 रुपए, कितना हो गया, 5 4 9 3 12, और 1 रुपया फाइनल कॉल पे। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा कि 3 रुपीज को हम क्या बोलते हैं, अप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। सर आपने तो ये 13 रुपए टोटल लिख दिया कि हम 13 रुपए डिमांड करने वाले हैं, और उसको ब्रेक भी कर दिया 3541 में। लेकिन सर अब सबसे बड़ी बात है कि हम प्रीमियम का जो ये 3 रुपए डिमांड कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं, क्या वो 3 रुपया अप्लीकेशन के साथ मांगा जा रहा है, या वो 3 रुपया अलॉटमेंट के साथ, या वो 3 रुपया फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के साथ। सर कैसे पता चलेगा वो 3 रुपया मांगा कहाँ पे जा रहा है, और क्या हम समझेंगे? तो देखो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कहीं भी नहीं बताया हो कि हम प्रीमियम कहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हम प्रीमियम कब डिमांड करते हैं, अलॉटमेंट के साथ।
हम प्रीमियम हमेशा कब डिमांड करते हैं? अलॉटमेंट के साथ। ये अलॉटमेंट का डिवीजन हम क्या कर देंगे? 2+3 कर देंगे। ठीक, इसका मतलब सर यहाँ पे शेयर का कितना मांगा जा रहा है? शेयर का खुद का वैल्यू 3 रुपए मांगा जा रहा है। सर यहाँ पे अलॉटमेंट पे 5 रुपए तो मांगा जा रहा है, पर इस 5 रुपए में 2 रुपया शेयर का कॉल है और 3 रुपया हमारा क्या है? किसका कॉल है? प्रीमियम का कॉल है। आप जो एक्सिस पे करने के लिए रेडी थे, उसका पेमेंट आप किसके साथ कर रहे हो? उसका पेमेंट आप हमेशा और हमेशा अलॉटमेंट के साथ करोगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो। ठीक, सर क्या इस प्रीमियम को कंपनी जैसे शेयर के 10 रुपए को थोड़ा थोड़ा करके मंगा रही है, क्या प्रीमियम को भी थोड़ा थोड़ा कंपनी डिमांड कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। कंपनी भी क्या कर सकती है? इस प्रीमियम अमाउंट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, रिक्वायर कर सकती है, डिमांड कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो अब जरा शुरुआत करते हैं कि सर ये प्रीमियम पे जब इशू किया जाता है तो हमारी एंट्री कैसे पास होती है। ठीक, यहाँ पे कंपनी ने ऑफर किया था कितना? 30,000 शेयर्स, 10 रुपए का शेयर था, 13 रुपए में ऑफर किया गया था, 3 रुपए के नाम से जाना गया था, प्रीमियम के नाम से। जब भी कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा चार्ज करेगी, वो एक्सिस वैल्यू किस नाम से जाना जाएगा? प्रीमियम के नाम से। और प्रीमियम अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रीमियम किस कॉल के साथ डिमांड किया जाता है? तो अभी मैंने बताया किस कॉल के साथ? अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, क्या शेयर को जैसे हम पार्ट पार्ट में थोड़े थोड़े करके डिमांड कर सकते हैं लोगों से, तो क्या प्रीमियम को भी पार्ट पार्ट में डिमांड किया जा सकता है? तो मैंने अभी बोला जी हाँ, बिल्कुल। कंपनी भी चाहे तो शेयर्स के वैल्यू की तरफ उसको भी क्या कर सकती है? प्रीमियम वैल्यू को भी क्या कर सकती है? छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा करके लोगों से डिमांड कर सकती है। ठीक है, हो सकता था कंपनी बोल दे कि 1 रुपया यहाँ पे प्रीमियम का, 1 रुपया यहाँ पे और 1 रुपया यहाँ पे आप दे दो। कंपनी चाहे जैसे उसको डिमांड कर सकती है। उसको टोटल में कितना रुपया डिमांड करना है? 13 रुपए डिमांड करने हैं। ठीक, चलिए, मैंने बोल रखा था अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वल नंबर को क्या करेंगे? एप्लीकेशन मान लेंगे। ठीक है, कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ, एप्लीकेशन रिसीव फॉर द सेम नंबर। ठीक है, सेम नंबर, एप्लीकेशन क्या हुआ? सेम नंबर के लिए रिसीव हुआ। ठीक है, और तीसरा ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, ये मान के चलो कि सारे पैसे क्या हो जा रहे हैं? रिसीव हो जा रहे हैं। अब याद रखना, मैं सारे पैसे रिसीव वाले कंडीशन लेके चल रहा हूँ, नॉर्मल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ। तो सर क्या एंट्री पास होगा? ध्यान दो। तो हमारे क्वेश्चन में केवल एक कंडीशन ऐड हुआ है और वो है किसका? प्रीमियम का। बाकी सारी चीजें एज इट इज है जो पहले था। तो सर एंट्री भी क्या होगा? पहले के जैसा पास होगा। एंट्री में भी बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। तो आइए जरा सॉल्यूशन के बारे में बात कर लिया जाए कि सर सॉल्यूशन क्या होगा। सर सॉल्यूशन वही, अगर मैं लाइन डायग्राम यहाँ पे बना दूँ तो लाइन डायग्राम वही हमारा काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाएगा? सर ऑफर किया जाएगा, पर ऑफर के दिन एंट्री होती नहीं है, आपको भी पता है। एंट्री कब से स्टार्ट होती है? जब ऑफर पीरियड स्टार्ट होता है या ऑफर पीरियड एंड हो जाता है? कब होता है? ऑफर पीरियड हमारा क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तब कंपनी चेक करती है कि ठीक है, उसके पास बैंक बैलेंस कितना आ चुका है। सर उस दिन एंट्री क्या करती है? वो अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देती है। किस किस साइड से? डेबिट साइड से। और कितने रुपए आ जाएंगे? सर 30,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन मनी कितना है? 30,000 शेयर्स है और 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, यानी टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? 90,000 रुपए आ जाएंगे। पर सर कंपनी ने कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वो एप्लीकेशन को ही क्या बना लेती है? एप्लीकेशन मनी को ही क्या बना लेती है? अपना लाइबिलिटी बना लेती है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी का क्या बना लेती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो किस साइड चला जाता है? क्रेडिट साइड। कितने रुपए से? 90,000 से। सर एंट्री क्या बन जाता है? एंट्री क्या बन जाता है? एंट्री याद है क्या बन जाता है? याद नहीं, मतलब एंट्री आपको दिमाग में है क्या बन जाता है? हाँ सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू से माफ करना, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हाँ, इसको ऐसे लिखा जाता है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी नहीं, बल्कि इसको क्या लिखा जाता है? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, और कितने रुपए से? 90,000 रुपए से। सर क्या इस दिन हम लोगों ने ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या केवल एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है? केवल रिसीव किया है। यहाँ पे ओनरशिप दिया नहीं गया है। ओनरशिप कब दिया जाएगा? कुछ दिनों बाद कंपनी उसको क्या करेगी? सारे चीजों को स्क्रूटनाइज करेगी। स्क्रूटनी करने के बाद सब कुछ सही रहेगा, कंपनी आपको ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जिस दिन ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस दिन ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? ओनर्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन को बोलूंगा कि भैया अब आप एप्लीकेशन जगह खाली कर सकते हो। तो इस क्रेडिट को खाली कराने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट। और क्रेडिट की जगह किसका नाम लिख दिया जाएगा, एप्लीकेशन की जगह किसका नाम लिख दिया जाएगा, ओनर्स का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। मैंने बोला कि भैया क्रेडिट वाली जगह छोड़ो और इसके जगह पे किसका नाम रख दिया जाता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट का, कितने रुपए से, 90,000 रुपए से। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें। अच्छा सर, सेकेंड कॉल पे हमने बोला था देखो ना, अलॉटमेंट जो हमारा कॉल है, हम वहां पे क्या करने वाले हैं, कंपनी उनसे केवल कंपनी शेयर के 2 रुपए ही नहीं बल्कि वो प्रीमियम के 3 रुपए भी क्या करने जा रही है, डिमांड करने जा रही है। मैंने अभी क्या बताया कि देखो, कंपनी प्राइस नहीं बढ़ा रही है, फिर से ध्यान रखना, कंपनी 10 के शेयर 13 में बेच रही है, पर यहाँ पे 3 रुपया कंपनी ने इंक्रीज नहीं किया है, बल्कि किसने इंक्रीज किया है, डिमांड फैक्टर ने इंक्रीज किया है। डिमांड मार्केट में ज्यादा था, इसलिए शेयर के प्राइस 10 से बढ़ के कितने चले गए, 13 रुपए चले गए। ठीक है, याद रखना, कंपनी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी शेयर्स के फेस वैल्यू से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती है, क्योंकि लोग उस पर क्या किसका एलिगेशन लगा सकते हैं, एमआरपी से ज्यादा चार्ज करने का एक्शन हो सकता है। इसलिए कंपनी यहाँ पे चार्ज नहीं करती है, बल्कि मार्केट का डिमांड फोर्स ज्यादा होने की वजह से इस प्राइस को क्या कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, और लोग उसी 10 के शेयर को कितने रुपए देने के लिए तैयार हैं, 13 रुपए। कंपनी ने अभी क्या बोला था कि देखो, हम शेयर को तो वैसे 10 रुपए में ही बेचना चाह रहे हैं, लेकिन तुम इसके लिए 13 रुपए दे रहे हो ताकि ये शेयर तुमको मिल जाए। ठीक है, और जो 10 रुपए वाला है वो लाइन से बाहर हो जाए। तो याद रखना, तुम 13 दे रहे हो, मुझे फायदा हो रहा है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये शेयर, ये पेन वापस रिटर्न होगा इन फ्यूचर, तो मैं इसके केवल और केवल कितने वापस करूंगा, 10, क्योंकि मैं ऑफर भी कितने पे कर रहा था, 10। ये तो तुम्हें जरूरत थी, इसलिए तुम 13 दे के ले रहे थे ना। ठीक है, तो जिस दिन ये शेयर रिटर्न होगा, मैं कितने आपको वापस करूंगा, केवल 10 रुपए। यानी कंपनी का ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी 3 रुपया ले तो लेगी पर रिटर्न नहीं करेगी। कंपनी का ये क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट, फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या ये कंपनी बार बार फायदा कमाती है, ना। ये एक ही बार शेयर को एक्सिस वैल्यू पे सेल करेगा, एक ही बार फायदा होगा। और क्या यही हमारा धंधा होता है, नहीं। दो तरीके से मैं साबित कर रहा हूँ, ना तो ये मेरे ऑपरेशन का प्रॉफिट है और ना ही ये रेगुलर प्रॉफिट है। हम ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग का करने आए थे, कुछ बनाने आए थे, शेयर बेच के थोड़ी ना फायदा कमाने आए थे। अगर शेयर बेच के कमाते, फिर वो शेयर की कंपनी होती, शेयर बेच के कमाते, फिर वो हमारे धंधे का प्रॉफिट होता। पर यहाँ पे हम नॉर्मली किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है। हम मोबाइल बनाने आए हैं, लेकिन मोबाइल बनाने के लिए पैसा चाहिए था, पैसे के लिए हम शेयर इशू कर रहे थे। अब शेयर ज्यादा पे बिक गए, तो कंपनी का ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ये धंधे से है या भी, ठीक है, धंधे के अलावा प्रॉफिट है, धंधे के अलावा प्रॉफिट है। ये रेगुलर है या कभी कभार वाला है, सर कैजुअल नेचर का है। कंपनी को एक शेयर पे एक ही बार तो नॉर्मली प्रॉफिट होगा, ठीक है, नॉर्मली। तो याद रखें, क्या ये नॉर्मल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसको हम, ठीक है, ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, गुल्लक में, रिजर्व में। और अगर वो धंधे से प्रॉफिट होता है तो कौन से गुल्लक में जाता है, रिजर्व या जनरल रिजर्व में जाता है। लेकिन क्या ये धंधे का प्रॉफिट है या अदर देन बिजनेस है, अदर देन ऑपरेशन है। इसको हम फिर कहाँ पे ले जाए, जनरल में या स्पेसिफिक में, स्पेसिफिक में। और याद रखना, स्पेसिफिक गुल्लक का अपना खुद का एक टैग होता है, जनरल रिजर्व में कोई टैग नहीं होता है, पर स्पेसिफिक गुल्लक में हर एक गुल्लक का क्या होता है, टैग होता है। ठीक, चलो। तो सर यहाँ पे अब एंट्री कैसे किया जाएगा, बस एंट्री को जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पे कंपनी क्या करने वाली है, अलॉटमेंट को क्या करने वाली है, ड्यू करने वाली है। ठीक, और जैसे ही ड्यू करोगे, आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कंपनी अपने ओनर्स से, अप्लीकेंट से नहीं, बल्कि अब किससे पैसा डिमांड करने वाली है, ओनर से, क्योंकि आप यहाँ पे ओनर्स बन चुके हो। अब वो ओनर्स से पैसा डिमांड करने वाली है, तो उसी दिन उसको क्या देना पड़ेगा, ओनरशिप राइट देना पड़ेगा। सर, क्या हमें पैसा मिल चुका है या हम लेटर रिलीज करने वाले हैं, लेटर, कौन सा शेयर अलॉटमेंट का हम क्या करने वाले हैं, लेटर रिलीज करने वाले हैं, और इसी को हम लोग अपना क्या बना लेते हैं, एसेट्स। और एसेट्स इंक्रीज होते ही क्या बन जाता है, डेबिट। सर, ये लेटर में कितने रुपए सेंड करने का नोटिस होगा, 2 रुपया या 3 रुपया या दोनों जोड़ के 5 रुपए। तो सर याद रहे, 30,000 शेयर पे पूरे 5 रुपए का डिमांड होगा, यानी आपको 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए पे करने होंगे आपको, मतलब किसको, शेयर होल्डर्स को। लेकिन जरा बताओ, कंपनी क्या आपको ओनरशिप पूरे 5 रुपए का देने वाली है, या वो साफ साफ बोलेगी कि देखो, इस 5 रुपए में 2 रुपया शेयर का हम डिमांड कर रहे हैं, और 3 रुपया जो एक्स्ट्रा तुम पे करने वाले थे हम उसको डिमांड कर रहे हैं।
क्या हम आपको ओनर्स भी पूरे 5 रुपए का बनाए या केवल 2 रुपए का? 2 रुपए का, क्योंकि आप ये 3 रुपए एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हो, जिसको हम किस नाम से यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रीमियम। और ये प्रीमियम आप केवल पे करते हो, कंपनी इसके अगेंस्ट कोई भी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है रिटर्न करने का। यानी कंपनी लेगी तो, पर वापस नहीं करेगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पे कंपनी उसी दिन साफ साफ क्लियर कर देती है कि देखो भैया, आप शेयर कैपिटल यानी ओनर कितने का बनोगे? शेयर कैपिटल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा, क्रेडिट। आप शेयर 30,000 शेयर पे कितने रुपए का ओनर बनोगे? पूरे 5 रुपीज या केवल 2 रुपीज का? 2 रुपीज का, यानी 1.5 लाख पेमेंट करोगे, लेकिन मालिक कितने का बनोगे? 60,000 का। और ये जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो ना, कितना? 30,000 शेयर पे 3 रुपया, यानी कितना? 90,000 रुपए। ठीक, ये 90,000 रुपए आप क्या कर रहे हो? कंपनी को पे कर रहे हो। कंपनी का क्या हो जा रहा है? फायदा। कंपनी का क्या हो जा रहा है? फायदा। और फायदा होगा तो हम लोगों ने फिर बात किया कि सर ये हमारा रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है। और कैपिटल नेचर का होगा तो इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व में हर एक गुल्लक का अपना क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक, स्पेशल पर्पज के लिए है, तो हमें इस गुल्लक का स्पेशल नाम रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम क्या रखा जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अकाउंट, इसका नाम क्या रखा जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसके अगेंस्ट लिया गया है? प्रीमियम के अगेंस्ट लिया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अकाउंट। और ये भी कंपनी के लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या बन जाता है? क्रेडिट। जरा ये बताओगे? अभी अभी मैंने बोला कि सर देखो ना, कंपनी यहाँ पे पैसा तो ले लेगी, पैसा ले तो लेगी, पर वो लौटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक, कंपनी 3 रुपए ले लेगी, पर बोलेगी भैया हम लौटाएंगे नहीं। अगर कंपनी लौटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज को, तो क्या उसके लिए वो लाइबिलिटी बनेगा? हाँ या ना? तो फिर मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी क्यों लिखा है? और क्या लाइबिलिटी लिखा है तो फिर गलत लिखा है? खुशी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी जो 3 रुपए एक्सेस चार्ज कर रही है, यानी टोटल कितना? 90,000 रुपया ले रही है। वो किसके नाम से ले रही है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ले रही है। तो सीधी सी बात है, कंपनी ले लेगी, उसका फायदा है, उसका फायदा है, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी? गुल्लक में। ठीक है, उसका स्पेशल अपना नाम होगा। और सर आपको याद होगा, जब भी गुल्लक इंक्रीज होता है तो मैंने हमेशा क्या बोला है? गुल्लक इंक्रीज होने का मतलब क्या बढ़ेगा? लाइबिलिटीज बढ़ेगा। और लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो रूल के हिसाब से कहाँ पे जाता है? क्रेडिट। पर सर ये एक्चुअल में लाइबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि हमें रिटर्न करना ही नहीं है। सर लाइबिलिटी कहाँ से हो गया? तो क्या हम दो बातों को गलत गलत बोल रहे हैं, या कुछ इसमें लॉजिक है? अरे लॉजिक तो ये सीधी सी बात है, गलत तो होने वाला है नहीं। तो जल्दी बताओ, क्या किसी को बात याद है, दिमाग में है किसी को? चलो, नहीं है तो जरा ध्यान से सुनना। कंपनी ये, ठीक है, पैसा ले लेगी, कंपनी का ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। बात क्लियर है? कंपनी, ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट को इन 30,000 शेयर्स के, ठीक है, जो इसके रियल ओनर बनने वाले हैं 30,000 लोग, उनको लौटाने के लिए लाइबल नहीं है। पर ये कंपनी का फायदा है ना। और कंपनी के फायदे पे किसका हक होता है? किसका हक होता है? ओनर्स का हक होता है। ठीक, तो ये फायदा आखिर में किसके पास जाएगा? ओनर्स के पास जाएगा। सर घूम फिर के तो बात वही हो गई ना, अलग बात है। चलो, मैं पहले से बोलूं कि कंपनी में, इस कंपनी में पहले से, ठीक है, 2 लाख शेयर होल्डर थे। 2 लाख क्या थे? शेयर होल्डर थे। यानी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में कितना शेयर इशू कर चुकी है? 2 लाख शेयर इशू कर चुकी है। आज कंपनी फिर से कितना शेयर इशू करने जा रही है? 30,000 शेयर ऑफर करने जा रही है। तो अब जरा बताओगे टोटल ओनर कितने हैं आपकी कंपनी में? सर 2,30,000 शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मालिक है। ये 3 रुपया पेमेंट कौन कर रहा है? पूरे के पूरे 2,30,000 शेयर होल्डर, या केवल नए 30,000 शेयर होल्डर? सर नए 30,000 शेयर होल्डर्स। और इनके पेमेंट की वजह से कंपनी को क्या हो रहा है? 90,000 रुपए का फायदा हो रहा है, जो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। लेकिन ये सारा का सारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट पे हमें पता होता है कि अल्टीमेट क्लेम किसका होता है? केवल प्रेजेंट ओनर का या सारे ओनर्स का? सर सारे owners। यानी पेमेंट तो कर रहे हैं केवल 30,000, लेकिन इसका फायदा सबको मिलेगा या किसी एक को मिलेगा? सर सबको मिलेगा, सारे ओनर्स को मिलेगा। बात क्लियर है? यानी इसका मतलब हम यहाँ पे लाइबिलिटी जो इंक्रीज करके दिखा रहे हैं, वो लाइबिलिटी केवल इन 30,000 के बदले नहीं है, बल्कि सारे ओनर्स के अगेंस्ट है। मैं तो यहाँ पे केवल अमाउंट को रिप्रेजेंट किया हूँ। ये 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 90,000 आ रहा है। बात क्लियर है? यानी ये पैसा
केवल और केवल इसी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस पे किसका क्लेम होगा, सारे के सारे जितने भी कंपनी के क्या होंगे, ओनर्स होंगे, सबको फायदा दिया जाएगा। बात क्लियर है? और याद रखना, हमने बार बार बोला है कि जब भी गुल्लक बनेगा कभी भी, तो ये गुल्लक किसका होता है, बिजनेस का, पर उसमें पैसा किसका होता है, मालिक का। इसीलिए कंपनी में जितना गुल्लक में पैसा डालते जाएगी, उसका लायबिलिटी हमेशा क्या हो जाता है, इंक्रीज। कह रहे मालिक का पैसा मेरे लेकिन जेब में रखा गया है, मेरे गुल्लक में रखा गया है, पैसा मालिक का मेरे जेब में है, तो मालिक जितना गुल्लक में पैसा डालते जाएंगे, मेरा लायबिलिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब बात क्लियर है? तो सर कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया, लेटर को ड्यू कर दिया। अब कंपनी कुछ दिन बाद क्या करेगी, पैसे को क्या करेगी, रिसीव करेगी। सर रिसीव करेगी तो सीधी सी बात है, हम सारे कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि पेमेंट कर दिए होंगे, तो सर पेमेंट कर देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा तो एसेट्स इंक्रीज, कितने रुपए से, कितने रुपए से, सर पूरे कितने से, 1.5 लाख से। हम यही तो लेके चल रहे हैं कि सारा का सारा पैसा आ जा रहा है। अब जरा बताओ, क्या मैं इस लेटर को अपना एसेट्स अभी भी मानूंगा, या ये एक्सपायर्ड हो चुका है, एक्सपायर्ड तो हटा दो भैया, तो इसे डेबिट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो क्या बन जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए से, 1.5 लाख से। बात क्लियर है? सर बाकी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आप जैसे करते आते थे, एज इट इज वैसे ही उसकी क्या होगी, एंट्री होगी, उसमें कहीं कोई भी नया चेंजिंग नहीं है। पहले फर्स्ट कॉल को क्या किया जाएगा, ड्यू किया जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, डेबिट। क्यों, क्योंकि वो लेटर हम रिलीज कर रहे हैं, वो एसेट्स बन जाएगा, फ्यूचर में पैसा लेके आएगा, कितना, 30,000 शेयर्स इंटू 4, 1,20,000, ठीक। और उसी दिन हम क्या कर देंगे, ओनरशिप दे देंगे, पूरे 4 रुपए का या कम, नहीं सर यहाँ पे पूरा कहाँ से कम भैया, यहाँ पे पूरे 4 रुपए है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो हम पूरा का पूरा ओनरशिप भी 4 रुपीज का आपको दे दिया जाएगा, बाद में वही पैसा आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो हमें केवल एक एंट्री में चेंजिंग करना था, और वो किस लेवल पे था, जहां पे हम प्रीमियम का पैसा चार्ज कर रहे हैं, ठीक। इतनी बातों में कहीं किसी को डाउट, ऑनलाइन क्लास एक बार फिर से वही, डाउट है तो डी, नहीं है तो एनडी, टाइप करिए जरा सा लोग, कल्पना, अंशिका, अमृता और शिवांगी। इतनी बात अगर क्लियर हो, तो हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करने जा रहे हैं, जल्दी से पहले बता दीजिए, इतने में कहीं कोई डाउट, जल्दी ऑनलाइन थोड़ा फास्ट। और तब तक मैं आपके टेस्ट के रिव्यू के बारे में बात कर लूँ कि मुझे देखो, आप लोग थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी समझो। आप लोग अब वो क्लास 11 12 वाले बच्चे नहीं रह गए कि केवल जितनी बातें पूछी जा रही हैं आप उसके ऊपर ऊपर मीनिंग को समझो, ठीक है। आप तो पहले क्वेश्चन के डेप्थ को समझना शुरू करो, ठीक। आप वो बच्चे नहीं रहे हो कि ए फॉर एप्पल लिख दो तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 5 नंबर मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ उसके डेप्थ मीनिंग लिखने होंगे, ऊपर ऊपर लिख देने से काम नहीं बन जाएगा। कल कुछ बच्चों ने ऑनलाइन मुझे कॉपी सबमिट किया टेस्ट का, लेकिन मुझे वाकई में कुछ लोगों की कॉपी, ठीक है, जिसमें कल्पना आपकी कॉपी थोड़ी सी मुझे बेहतर लगी, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पहले से ऑर्गेनाइज, माफ करना कल्पना नहीं, क्या नाम था उनका, अर्पणा। मुझे आपकी कॉपी थोड़ा सा बेहतर लगी, क्योंकि आप, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर शब्दों का चुनाव किया था। लेकिन प्रेजेंटेशन किसी का भी कंप्लीट नहीं था, वहां पे पूछा गया था शेयर्स एंड इट्स टाइप्स। देखो शेयर में आप बेसिकली दो टाइप जानते हो, इक्विटी और प्रेफरेंस, लेकिन आप अब वो क्लास 11 12 वाले नहीं हो, 12th वाले भी तो ये लिखते हैं। अगर उनसे भी पूछा जाए शेयर्स के टाइप बताओ, तो वो भी बताएंगे इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर आप में थर्ड ईयर में और, ठीक है, क्लास 12th में डिफरेंस कहाँ रहा। अगर आपसे पूछा गया शेयर का मीनिंग, इसका मतलब आपको पहले लिखना चाहिए था कि शेयर्स, शेयर्स के कितने टाइप्स हैं, दो, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन केवल इतने ही होते हैं, या इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। सर प्रेफरेंस में भी तो कई सारे हमारे टाइप्स हैं, ठीक। और सर इसके इक्विटी के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, चलिए बबली यहाँ पे इक्विटी का टाइप्स पता है, नाम पता है, किसके बारे में, हाँ हाँ हाँ, और हाँ वही डिफरेंशियल वोटिंग राइट, या एक और आता है हमारा ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। ये हमारे कुछ इक्विटी के और टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे इक्विटी के कुछ और टाइप्स होते हैं।
ठीक है, जिनको आप चाहो तो इक्विटी में डालो या आप चाहो तो एक्सेप्शन में डालो। सर एक्सेप्शन में क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को मिनिमम 10 रुपए का वैल्यू रखी है तो वो 10 रुपए में ही इशू कर सकती है। कोई भी फ्रेश शेयर्स जो पहली बार पब्लिक को इशू करने जा रही है, माफ करना, ये केवल पहली बार नहीं है, जब भी कोई भी शेयर पहली बार ऑफर किया जाएगा, सर जब भी का मतलब कंपनी लाइफ में तो एक ही बार पहली बार शेयर ऑफर करेगी ना। हमने बोला था कि कंपनी पहली बार जब रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। वो कंपनी 5-6 सालों का एक ही साथ क्या कर लेती है? रजिस्ट्रेशन करा लेती है। लेकिन क्या सारा का सारा पैसा एक ही बार में यूज कर लेती है? थोड़ा थोड़ा, सर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हम लोगों ने 100 करोड़ 5 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन पहले साल कितना यूज किया था? केवल 20 करोड़। तो जब भी कंपनी 20-20 10-10 करोड़ करके शेयर्स नया मार्केट में ऑफर करेगी, जब भी कंपनी पैसे के लिए शेयर ऑफर करेगी, वही हमारा शेयर क्या होता है? फ्रेश शेयर्स होता है। और कोई भी फ्रेश शेयर अपने फेस वैल्यू से डाउन पे सेल नहीं किया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। और वही एक्सेप्शन शेयर आपके क्या बनते हैं? जैसे आपने अभी नाम दिया जिसको आपने इक्विटी का टाइप बताया, वो हमारे बोनस शेयर्स हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, राइट शेयर्स हैं, ठीक है। और एक चौथा हमारा आता है शॉप, और आप बोल सकते हो डिफरेंशियल राइट, वो प्रेफरेंस के कुछ पार्ट बनेंगे, हम वहां पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सारे टाइप्स बताने थे, इक्विटी के कितने टाइप्स हैं, या इक्विटी के कुछ एक्सेप्शन है तो क्या है, प्रेफरेंस के कितने हमारे टाइप्स है, इन सारी बातों को हाईलाइट करना था। आप लोगों ने केवल इक्विटी लिखा, प्रेफरेंस लिखा, और इक्विटी में भी ये नहीं बताया कि इक्विटी इसको क्यों बोलते हैं, और प्रेफरेंस अगर बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है। ठीक है, आपने इक्विटी को बता दिया कि हाँ इसके पास वोटिंग राइट होता है, ये रिस्क होता है, इसके पास प्रेफरेंस है, तो किस चीज का प्रेफरेंस है आपने बताया ही नहीं। तो थोड़ा सा इस बातों को ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन बेहतर करिए। क्लास ट्वेल्थ में और अपने में डिफरेंस क्रिएट करना सीखिए, ठीक। ट्वेल्थ में वाली बातें लिखेंगे, कोई मजे की बात नहीं है। चलिए इतनी बातें हो गई। अब जरा मैं इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करने की बात कर रहा था, उस कॉन्सेप्ट को जरा ऐड किया जाए। देखो ना, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, कंपनी ने यहाँ पे कॉल को क्या किया था? ड्यू किया था। ड्यू करने का मतलब क्या किया था? लेटर सेंड कर दिया था, ठीक है। आप सारे शेयर होल्डर हो, आपके पास कंपनी के लेटर आ चुके हैं कि टोटल आपने कितने शेयर होल्ड ओन कर रखे हैं, 30,000 शेयर ओन कर रखे हैं, और आपको पेमेंट कितना करना है? 5 रुपीज, जिसमें कंपनी 2 रुपए आपको ओनरशिप देगा, और 3 रुपए का क्या किया जाएगा? कंपनी पैसा ले लेगी पर रिटर्न नहीं करेगी। जरा ध्यान से यहाँ पे देना, कंपनी ने गुल्लक कब क्रिएट मान लिया, लाइबिलिटी अपना कब क्रिएट कर लिया, गुल्लक कब क्रिएट कर लिया? रिसीव होते समय या ड्यू करते समय? ड्यू करते समय। बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। कंपनी को पैसा मिला ही नहीं अभी तक, ठीक है। कितना, हम गुल्लक के बारे में बात करने जा रहे हैं अर्पिता। कंपनी को 90,000 रुपया अभी मिला ही नहीं, वो तो अभी लेटर भेज रहा है ना कि भैया ये लेटर जाएगा 30,000 शेयर होल्डर्स के पास, और कितना रुपया लेके आएगा? 1.5 लाख रुपया लेके आएगा, जिसमें से 60,000 रुपये ओनरशिप का होगा, 90,000 किसका होगा? हमारे प्रॉफिट का पार्ट होगा। पैसा आया तो नहीं है अभी ना, रिसीव तो हुआ नहीं है ना, रिसीव तो सर इन फ्यूचर होने वाला है। लेकिन कंपनी ने क्या किया? ड्यू करते समय ही समाप्त, ठीक है। कंपनी ने ड्यू करते समय ही क्या कर दिया? रिजर्व क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब अभी एक्चुअल में हमें पैसा मिला ही नहीं है, गुल्लक क्रिएट हो चुका है। अब इसका क्या, ठीक है, मैं हिंट देने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा, ठीक है, लेट हो गए।